सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स क्या होता है थोड़ा सा हम लोग बेसिक में जाएंगे, फिर चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप जानते होंगे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, और स्टडी अबाउट द डिफरेंट फिजिकल फेनोमेनन। ठीक है, और फिजिकल फेनोमेनन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, है ना। फंडामेंटल जो 7 होते हैं, आप जानते हैं 7 कौन कौन सा है। तो मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करेंट है, इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सबका इंडिविजुअल यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। ठीक है, उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वैसा क्वांटिटी जो किससे निकलता हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए था। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट चाहिए था प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए था, है ना। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए चाहिए था यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे डिफाइन करना है मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, यूनिट इसका होता है केजी और न्यूमेरिकल वैल्यू 1, तो 1 केजी। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, और इस यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, है ना, याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, बट कुछ ऐसे क्वांटिटीज थे जिनको डिफाइन करने के लिए यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। जैसे मान लीजिए कि हमें डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट को, या मान लीजिए कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मुझे राउरकेला से मान लीजिए इनसाइड कोचिंग जाना है। ये एक कोचिंग सेंटर है जो राउरकेला से इनसाइड एक डिस्टेंस है, या कुछ अच्छा लोकेशन लेते हैं। रुको, राउरकेला से मुझे जाना है जीरपानी। ठीक है, तो राउरकेला टू जीरपानी क्या है, तो एक लेंथ है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बोल के हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे राउरकेला जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ, मैं किसी से पूछा कि भाई साहब ये जीरपानी कितना दूर है, तो बोलेगा भाई साहब जीरपानी वहाँ से 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बोला, 5 किलोमीटर। चलिए चेक करते हैं। तो ये 5 जो बोला न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या हुआ, यूनिट। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस था उसको डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर उसका यूनिट। तो क्या आपको लगता है ये 5 किलोमीटर बोलने के बाद हम जीरपानी पहुंच पाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो उसको और क्या बोलना पड़ेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई साहब ये किस डायरेक्शन में है जीरपानी, राउरकेला से जीरपानी किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में आप जाएंगे तभी आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि राउरकेला से 5 किलोमीटर बहुत सारा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ऊपर आसमान की तरफ है, धरती के अंदर है, बहुत सारा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक टर्म जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, है ना। तो आपको डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, तभी हम उस क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर पाएंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो लोगों ने फिर उसको अच्छा से एनालाइज किया और फिजिकल क्वांटिटी को फिर से डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, है ना। और वो 2 पार्ट क्या था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया। वो जो फिजिकल क्वांटिटी था, एक को बोला गया भाई साहब, एक को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, है ना, और दूसरा का नाम दिए ये वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये जो वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, स्केलर क्यों किसको बोलेंगे, तो स्केलर वैसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले तो ओनली क्या होगा, यूनिट होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, है ना।
और जिसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 kg प्लस 2 kg, तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 kg, है ना, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिंपली ऐड किया जा सकता है। बट वही बात करेंगे और वेक्टर का, तो वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना, और जिसको हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चलिए चैप्टर पे आ जाते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्लो स्लो जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द फिजिक्स वी स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन आइदर हैव मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, है ना। हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास सिर्फ क्या होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बट कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, ऑन दिस बेसिस वी हैव कैटेगराइज्ड फिजिकल क्वांटिटीज इनटू 2 कैटेगरीज। एक का नाम दिया गया स्केलर्स और दूसरा का नाम दिया गया वेक्टर्स, है ना। In this chapter, we will study about the vector quantities and their operation in detail, है ना, उसका हम फीचर्स पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, तो जिसको हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, जो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन को फॉलो करता होगा, है ना, जहाँ पे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको हो गया मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। देखिए वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, प्लस वो एक एडिशन को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स, ये सब एग्जाम्पल है किसका, वेक्टर क्वांटिटीज का। इसके पास दोनों होते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटीज करेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज स्टिल स्केलर एज इट डिसओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। करेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि वेक्टर नहीं है, फिर भी ये वेक्टर जैसा इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद भी करंट जो है वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, क्यों, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है वो, है ना, इसलिए उसको हम लोग स्केलर में रखते हैं, या इसका एक और नाम है बाद में आप जानेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, है ना, एक अलग सा नाम दिया गया टेंसर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है वो, है ना। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन तो आपको मैं बता ही दिया। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, जनरल पॉइंट पढ़ेंगे, रिगार्डिंग वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर, किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को किस तरह जोड़ा जाता है, या दो से ज़्यादा वेक्टर होगा तो हम किस तरह से उसको जोड़ेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करना मतलब अलग करना, है ना। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स के मैक्सिमम जो चैप्टर है या बोल सकते हैं सारे चैप्टर में इसका कंसेप्ट आता है ना, तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए वेक्टर्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। पहला पॉइंट है जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग द वेक्टर्स, है ना, जैसे कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है,
वेक्टर नोटेशन पहला पॉइंट है, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें मास लिखना है, तो हम m से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 kg। तो ये रिप्रेजेंट करता है m क्या, मास। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखा गया है यूजुअली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कभी कभी हम लोग इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर। ऐसा कुछ रिजिड रूल नहीं है कि हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। विद और विदाउट एरो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक है बी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है, और ऊपर जो एरो दिख रहा है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, है ना, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपली ए बी सी लिखा जा रहा है दैट मीन्स उस वेक्टर का हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए इधर एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, है ना, और इसको हम लोग एफ से लिखें। अगर इसको मैं इस तरफ लिखूंगा तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 2 न्यूटन। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसमें डायरेक्शन लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो इसका डिटेल हुआ। ठीक है, बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और मॉडुलस ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, है ना। अब जानते होंगे जैसे -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, साइन को नहीं दे पाएगा अगर हम मॉड लगा देते हैं तो वेक्टर में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉडुलस यूज करेंगे, मॉड यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, सिंपल है। देखिए ये आपका रुकिए थोड़ा सा, डिटेल में नहीं दिया, मैं आपको थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस वेक्टर का ये जो पार्ट है इसको हम लोग टेल बोलते हैं, दिस इज द टेल पार्ट। और ये जो है हेड पार्ट है ना। और यहाँ से जो इसका लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है ना। ठीक है, तो हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो जिसका हेड पार्ट जो है डायरेक्शन शो करता है, और टेल पार्ट क्या शो करेगा, उसका ओरिजिन, और जो उसका लेंथ है वो शो करेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल क्यों निकालना है, क्योंकि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो से। और जब दो एरो इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही जाएगा, है ना। देखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स स्मॉलर ऑफ टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, है ना। देखिए क्या बोला गया, आप याद रखिए, बोला गया है कि जब दो वेक्टर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जो स्मॉल एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। बट कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि दोनों का आइदर टेल पार्ट होना चाहिए, नहीं तो दोनों का आइदर क्या होना चाहिए, हेड पार्ट होना चाहिए। अगर एक का हेड अगर एक का टेल रहेगा तो हम उसको एंगल नहीं मानेंगे, याद रहेगा आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तभी बोला जा सकता है जब दोनों वेक्टर्स का टेल पार्ट इंटरसेक्ट करे या हेड पार्ट दोनों का इंटरसेक्ट करे, तभी हम उसको एंगल बोल सकते हैं। अगर उसका एक हेड होगा एक टेल होगा, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दो रूल है। दो रूल क्या है, देखिए पहला रूल ये है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन, वेक्टर को हम लोग अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं। और सेकेंड रूल क्या है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू लाइन, वेक्टर को हम लोग अलोंग द लाइन या पैरेलल टू लाइन शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस तरह से है ना, दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी जो इस तरह से है ना। अब आपको पता करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
तो आप रूल सुन लीजिए, क्या रूल है। पहला रूल ये है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन, याद रहेगा, लिख लीजिएगा, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन। जो वेक्टर है अलोंग द लाइन शिफ्ट हो सकता है ना। वेक्टर को हम लोग अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है इस तरह से ए है ना, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन, ऐसे ए वेक्टर, ये शिफ्ट हो गया और ये गया, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन, है ना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, याद रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू लाइन, वेक्टर को हम लोग पैरेलल टू लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे, तो देखिए ये मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं, तो ये एक वेक्टर बन गया, है ना, सेम वेक्टर है। आप वेक्टर को अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना। और यहाँ भी देखिए वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट किए तो ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना। तो वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन। देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे और इसका अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे। देखिए इस तरह शिफ्ट किए और दोनों को मिला दिए, ये एक पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होगा, देखिए इसको ऐसे शिफ्ट किए और इसको ऊपर तक ले गए, है ना। यहाँ पे थीटा बना, थीटा 1, ये थीटा 2, नाम दे दीजिए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, यहाँ भी नाम दे दीजिए। थर्ड केस क्या होगा, देखिए थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इसको पीछे खींच सकते हैं, देखिए इस तरह का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए ए को हम पीछे खींच दे रहे हैं और बी को ऊपर ला रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल बन गया थीटा 3। एक और केस हो सकता है, बोलिए क्या हो सकता है एक और केस, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी बी को ऊपर ले जाते हैं हेड से, तो ये ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे एक केस आ गया, तो ये थीटा 4। देखिए ध्यान से देखिए, ये हेड है और ये टेल है, यहाँ पे हम इसको एंगल नहीं बोल सकते। देखिए दोनों का टेल है, एंगल बोल सकते हैं, दोनों का हेड है, यहाँ भी एंगल बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक हेड है और एक टेल है, एंगल नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना है, इधर ए को शिफ्ट कर दो, नहीं तो बी को। मैं मान लेते हैं कि ए को शिफ्ट कर दिए। अब देखिए जो ही आप ए को शिफ्ट करेंगे टेल टेल हो गया, तो ये एंगल बन सकता है, ये थीटा 5, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ बोथ हैज आइदर टेल पार्ट और हेड पार्ट। अगर एक का हेड अगर एक का टेल होगा तो आप क्या करेंगे, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन, है ना, याद रहेगा आपको। चलिए इतने याद रखिए अच्छे से, है ना, कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितना तरह का वेक्टर होता है। चलिए देखते जाते हैं। पहला वेक्टर है पोलर वेक्टर, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा वेक्टर जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा, फोर्स है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा, है ना। दूसरा है एक्सियल वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule, है ना। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया। तो वैसे वेक्टर जो एक्सियल वेक्टर हो, जो वेक्टर यूज आता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और पोलर जो होता है आपका लीनियर वेक्टर होता है ना, याद रहेगा। चलिए उसके बाद है इक्वल वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर्स जो कि क्या हो, इक्वल हो। देखिए जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा,
है ना। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट क्या कंपलसरी होना चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद है एंटी पैरेलल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होना चाहिए वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, सॉरी थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ये देखिए एक वेक्टर है, इसका नाम दे दीजिए ए, है ना। और इसी पे एक और वेक्टर है जिसका नाम है बी। तो ये दोनों जो वेक्टर है कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। ठीक है, आइदर सेम डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, बट उसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, रैंडम डायरेक्शन, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट और द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। मैं बोलूँगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बट उसका डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए जीरो वेक्टर, इसका बहुत यूज भी है। फिर उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है ना, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। याद रहेगा, अ वेक्टर्स दोज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड पॉइंट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग सा तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। निकालते कैसे हैं ए वेक्टर, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि इसमें एरो देना चाहिए, नहीं दिया है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिया हुआ है 3D में ए एक्स आई कैप। आपको मैं बताऊंगा आई कैप जे कैप क्या होता है, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना। एक वेक्टर है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला है वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ दैट वेक्टर। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। याद रहेगा आपको, मैं आपको जब एडिशन पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा ऐसा क्यों हुआ होता है ना। बट अभी के लिए याद रखिए, जब भी आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं आप एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कितना, 4 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, है ना। याद रहेगा। चलो, तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या फार्मूला है, याद रखिए फिर से, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। अब देखिए बात करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा इसको। ये देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। अब देखिए एक्स एक्सिस में जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, जहाँ भी कैप होगा याद रखिए वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। आई कैप क्या है, तो एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद मैग्नीट्यूड 1। ये स्टैंडर्ड है, माना गया है, आपको यूज करना है और याद भी रखना है। जे कैप इज द ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन along द पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन इज along द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द माइनस आई, तो माइनस आई इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर विच हैव डायरेक्शन along द नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद रहेगा। चलिए
देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, जिस सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही काम का चीज़ है। कैसे, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ तो आपको आसानी पड़े। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, है ना। ये फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। मान लीजिए कि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो बोला गया भाई साहब ये जो फोर्स है इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 न्यूटन। बोलेगा डायरेक्शन क्या है, तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आई कैप। देखिए क्या फ़ायदा होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हम मोड लगाएंगे, तो इधर भी 10 न्यूटन आई कैप का मोड लगा देंगे। 10 तो 10 न्यूटन हो जाएगा और आई कैप का मोड कितना होता है, 1। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन। देखिए आई कैप लिखने से मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि आई कैप का मोड कितना होता है, 1। बट बेनिफिट क्या हुआ कि हमें डायरेक्शन मिल गया, क्या, आई कैप। दैट मीन्स इट डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है 10 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही लग रहा है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन लिखने का एक तरीका है। अभी जो हम देख रहे थे, देखिए ये 2 आई कैप क्या है, तो 2 जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस में और 4 पॉजिटिव जेड एक्सिस में, है ना। एक यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं तो वेलोसिटी हो सकता है, नहीं तो फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आए। चलिए नोट है, पढ़ लेते हैं। बोला गया कि अ यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर हमें फिक्स करना है या दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर को हम यूज करेंगे, जो अभी हम लोग कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद है को प्लेनर वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में रहता होगा। प्लेन क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ये जो एक्स है लाइन है, दिख रहा है, दिस एक्स इज लाइन। और यहाँ पे एक प्लेन बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, तो ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में रहता होगा उसको हम लोग बोल देंगे को प्लेनर वेक्टर। देखिए तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, ए बी सी वेक्टर, है ना। फिर उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, है ना। ए इज इक्वल टू -b। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। देखिए बोला गया है चेक वेदर द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो हम डायरेक्शन चेक करके पता नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ आई कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है 100% क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फिर बोला गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं कि ए वेक्टर है 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है उसका, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर रूट 26 आ गया। तो पुट कर देंगे, ये आंसर है ना। बहुत आसान होता है निकालना, है ना। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे बोलिए, 4i/√26 -3j √26 प्लस k/√26, है ना। फिर बोला गया है कि वेक्टर दिस एंड दिस आर द इक्वल वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बोला गया है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर हैं, तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -3 है, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -3 है दोनों में। दैट मीन्स के का भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो
5, क्योंकि देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस पुट करेंगे तभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। फिर बोला गया है कि ए दिस मच बी दिस मच फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, है ना। क्वेश्चन देखिए अच्छा है, फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं, है ना, और इसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आ गया 25, ठीक है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 25। फिर बोला है इज पैरेलल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के पैरेलल में है। पैरेलल मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा वही डायरेक्शन वो जो न्यू वेक्टर का आने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स हम ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। वो डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो दिस इज द वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5, लिख दिए। अब जो न्यू वेक्टर आने वाला है बोला गया है कि सेम मैग्नीट्यूड होगा किसका, बी का, और पैरेलल टू ए होगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन और दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी आ जाएगा आंसर 20 जे कैप प्लस 15 सॉरी 20 आई कैप, आई होना चाहिए, प्लस 15 जे कैप। आपको समझ में आया। फिर से देखिए, बोला गया है कि द मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है, लिख दिया। और ये जो है डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब जो पैरेलल है वेक्टर ए का वही वो वेक्टर है ना, डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ये वेक्टर है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। सिंपल चीज़ है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। किसी वेक्टर को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर से। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, कुछ बोलिए, मान लेते हैं कि ये 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि एक नया वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2a। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, देखिए कितना आ जाएगा, तो 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, है ना। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा और इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, है ना। चलिए, तो ये आपका चेक पॉइंट 2.1 है, सेकेंड चैप्टर का पहला चेक पॉइंट है। मैं इसको स्लोली मूव करूँगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, है ना। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और इधर 9 10 11 12 13 14 और 15 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। करने के बाद जो भी डाउट होगा आप SMS कीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम आते हैं न्यू टॉपिक पे। उसके बाद हमें पढ़ना था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा, है ना। तो सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते, उसका कुछ रूल है। क्या रूल है देखते हैं, ठीक है। बोला गया कि वेक्टर कैन नॉट बी एडेड सिंपली बाय द सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 + 2 4 नहीं लिख सकते यहाँ पे, 2 + 2 1 भी हो सकता है, क्योंकि अलग से एडिशन रूल है। विच आर एप्लीकेबल टू द स्केलर क्वान्टिटीज ओनली, जो सिंपल एडिशन है, बट वेक्टर में इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही फॉलो करते हैं, जो कि आसान होता है कैलकुलेशन करने में, है ना, और समझने में, ठीक है। चलिए, तो अब हम निकालेंगे कैसे ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो वेक्टर है, हालांकि कहीं पे एरो नहीं दिया जा रहा है, बट आप समझिए कि एरो है वहाँ पे, ठीक है। दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, दोनों का टेल पार्ट यहाँ पे है, दैट मीन्स ये एंगल है, कितना दिया हुआ है, तो एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ये सी वेक्टर है या आर वेक्टर लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलेंगे सर आप ये दोनों को ऐड करने से जो रिजल्टेंट होगा वो बी से कैसे पास करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पास करेगा वो। आप अच्छा सोच के बताइएगा। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे है ना, और इस पे मैं फोर्स लगाया। बोलिएगा फोर्स लगाया, देखिए किस तरह से, तो एक फोर्स ऐसे लगाया तो बोलिए अब किधर जाएगा, तो ये सीधा जाएगा। बट मैं क्या किया ना, एक फोर्स जो है ऐसे लगा दिया। अब बताइए किधर जाएगा, तो ये तो सीधा नहीं जा पाएगा, ये ना ही सीधा जाएगा और ना ही ये टेढ़ा जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, है ना, यानी इसके बीच से जाएगा, है ना। जब आप देखे होंगे कि आपको कोई इस तरफ खींचता है या इस तरफ, दो हाथ है आपका, है ना, आप यहीं पे खड़े हो जाइए और कोई किसी को बोलिए कि इस तरफ खींचो, इस तरफ खींचो, आप किधर जाएंगे, ना ही इस तरफ जाएंगे और ना ही इस तरफ, आप जो है इस तरफ जाएंगे, है ना। यानी इस तरफ एक फोर्स लग रहा था, इस तरफ एक फोर्स लग रहा था, मान लीजिए कि F1 है और ये F2 है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो दिस रिजल्टेंट इज सम ऑफ F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में, है ना, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो रिजल्टेंट है मिडिल से पास करेगा, मिडिल मतलब पूरा मिडिल नहीं, इस दोनों के बीच से कहीं से पास करेगा वो, ठीक है। चलिए हमें वो रिजल्टेंट को निकालना है कि कितना होगा। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन, तो इस वेक्टर को हम लोग पैरेलल टू लाइन शिफ्ट कर दिए हैं ऊपर, और बी वेक्टर को हम पैरेलल टू लाइन शिफ्ट कर दिए इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ओ बी सी ए जो है एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, है ना, देखा। थोड़ा सा ज्योमेट्री करना है, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है एन पे, है ना, है ना। और देखिए ये जो एंगल था थीटा था, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये दो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। ये तो आपका डायग्राम ही था, इतना समझ में आया आपको, है ना। चलिए इतना तक क्लियर है। अब देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या समझना है, रिजल्टेंट हमें निकालना था ए प्लस बी, एरो सब जगह है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, एरो सब जगह है ना। अब ध्यान से देखिए, और ट्रेंगल ओ सी एन को राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा होगा, दैट मीन्स ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, यानी ओ सी कितना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एन कितना है, तो देखिए ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कैसे लिखा गया, तो ट्रायंगल ए सी एन को ध्यान से देखिए, ये थीटा है ये बी है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। आपको मैं ये लिख के दिखाता हूँ, ये भी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये देखिए ये थीटा है, ये बी है, तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और यहाँ पे बोलिए मैं क्या लिखूँ, तो साइन थीटा लिखना चाहता हूँ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से बोलिए, वाई बाई बी, है ना, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। दिख रहा है आपको। चलिए दैट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। देखिए नीचे एक्स था, बी साइन थीटा लिखा हुआ है, और ऊपर क्या है, बी कॉस थीटा लिखा हुआ है नीचे, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहीं मिस्टेक कर दिया हूँ क्या, हाँ ये कॉस होगा ना, ये बी कॉस थीटा, है ना, नीचे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, है ना। आप देखिए अब ट्रायंगल पूरा को देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऊपर वाला क्या है, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप जानते होंगे 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, जो कि क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को हम जब जोड़ते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा या दोनों का जो सम होगा क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। आपको याद रहेगा, सिंपल सा है, याद रखना है आपको, है ना। चलिए फिर यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको एंगल निकालने आता है, पहले से हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको 100%। चलिए अब मैग्नीट्यूड तो निकल गया है वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, उसके बाद हम उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, विद द हेल्प ऑफ एंगल आइदर अल्फा विथ बी वेक्टर या बीटा विद ए वेक्टर, है ना। चलिए कुछ केस है पढ़ लेते हैं, फिर उसका हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज 0। क्यों, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। जब थीटा 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और क्या आ जाएगा ए प्लस बी। और आप देख भी सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब दो फोर्स अप्लाई होगा, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम होगा, है ना। चलिए द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे का अपोजिट में होगा तब ये ऐसा होगा। और कब ऐसा होगा, जब एंगल 180 होगा, cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी 0, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है, है ना। 0 कब होगा, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा या नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम tan यूज करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हम अगर हम tan यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p/b, है ना। तो tan बीटा याद रखिए, अल्फा छोड़िए a के साथ, तो tan बीटा क्या हो जाएगा a साइन थीटा बाई ए बी प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज द एंगल विथ वेक्टर ए और दिस इज द एंगल विथ वेक्टर बी, है ना। तो tan बीटा जो है डायरेक्शन देगा ए के साथ, जो रिजल्टेंट कितना एंगल पे जा रहा है ना, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, याद रहेगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बोला गया है कि टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3:5, गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, दोनों वेक्टर जो है 60 डिग्री की एंगल पे हैं, है ना। और एक F1 है तो एक क्या है F2 है, ये दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है 28 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, F1 F2 हमें निकालना है, ठीक है। चलो एक को 3x दूसरा को 5x माना गया है क्योंकि 3:5 रेशियो में है। रिजल्टेंट 28 न्यूटन दिया हुआ है और थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 28 से 3x पुट किया गया है, पुट करने के बाद यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, है ना। यानी एक फोर्स जो है 12 न्यूटन है और दूसरा फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, ठीक है। सिंपल सा था, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जो जो क्वेश्चन है सबको हम प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, है ना।
चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ क्वेश्चन दिखे। बोला गया कि बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द दैट पर्सन, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट पाथ को देखेंगे। 4 मीटर चला ईस्ट में और 3 मीटर चला साउथ में, है ना। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर है। देखिए एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, है ना, और एक जो है डायरेक्ट गया। जो डायरेक्ट होता है वही रिजल्टेंट होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे रिजल्टेंट दिखता है। देखिए ए जो है ऐसे गया और बी को देखिए इस तरह से शिफ्ट किया गया है, मतलब बी जो है ऐसे है। तो यहाँ से देखिए ए चला, बी चला, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए से सी चला, है ना, ये डायरेक्ट है, यही रिजल्टेंट है। दिखा आपको? तो आपको एरो को देखना है। देखिए ये ऐसे चला, ऐसे चला, ये डायरेक्ट चला। तो देखिए ये आपका पाइथागोरस है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोले? 5 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आंसर 5 मीटर, है ना। देखा? अब चलिए इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में भी लिख के आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। इधर आ जाओ। अच्छा ए बी कितना होगा? तो ए बी हो जाएगा 4, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई कैप, इसको एक्स मान लीजिए और नीचे तो माइनस हो जाएगा। और बी सी कितना हो जाएगा? तो -3 जे कैप, यानी ए सी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ए सी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? तो 4 आई कैप -3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, फिर से कितना आ जाएगा? 5, है ना। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो y बाई एक्स, तो y कितना है? 3 और x कितना है? 4, है ना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला गया कि इफ a इज इक्वल टू बी प्लस सी हैव अ स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ 5, 4 एंड 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। ठीक है, देखो इसको देखते हैं। एक 5 है, 4 है और 3 है ना। यानी एक 4 जो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे जोड़ के तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो हमें निकालना है किसके बीच का एंगल? तो एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, ये एंगल निकालना है हमें, है ना। तो वो एंगल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन कॉस कुछ भी यूज कर सकते हैं। कॉस यूज किया गया है तो कॉस क्या हो जाएगा? देखिए तो सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है? 3 बाई ए कितना है? 5, है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है। चलिए अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये पाइथागोरस है? 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। कैसे? तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, है ना। इसलिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही ये ट्रायंगल बनाए हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसलिए आसान हो गया कैलकुलेशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी एज शोन इन फिगर, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर। ए दिया हुआ है 4 यूनिट, बी दिया हुआ है 3 यूनिट, एंगल 60 है। सिंपल सा है, फार्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला है? बोला कुछ नहीं है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। ध्यान से देखिए, ये ए बी सी डी ई आर सब मिलके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। नहीं दिया है इधर। चलिए मैं आपको अलग से सिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन है और याद भी रखना है। कभी कभी आता है क्वेश्चन इस तरह का। देखिए क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा पहले कर लेते हैं। ये है ना, ये ठीक है, नाम दे देते हैं। ये ऐसे डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है ना। ये ए
ये बी और ये सी, है ना, वेक्टर फॉर्म में है। अब बताना है आपको कौन सा रिजल्टेंट है। देखिए ये ए बी जो चला ये डायरेक्ट सी चला है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। ध्यान से देखिए ये ए चला और बी चला और ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट चला, है ना। यहाँ तो हमारा फाइनल जर्नी है। ऐसे ही में मान लीजिए कि ए बी ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखा ए बी सी और ये डी, है ना। अब बताइए कौन सा रिजल्टेंट है, तो मैं चेक करता हूँ। ए चलिए प्लस बी चला प्लस सी भी चला प्लस डी चला, फिर से कहाँ मिल गया, वही पॉइंट पे मिला, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। दिस इज द वेक्टर नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स डायरेक्शन शोन इन फिगर। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सारा वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन, है ना। तो बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं है। आपको मैं तो रिजल्टेंट नहीं दिया है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। कंपोनेंट दिया होगा तो आसान रहेगा। हाँ, कंपोनेंट का क्वेश्चन है, फिर भी हम यहाँ पे करेंगे, है ना। नीचे कंपोनेंट हमें पढ़ना है, कंपोनेंट का क्वेश्चन ऊपर एक दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, तो हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर अलोंग द लाइन शिफ्ट कर देंगे, और इसको अलोंग पैरेलल शिफ्ट करेंगे, फिर अलोंग द लाइन शिफ्ट कर देंगे, सब एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, मैं इसका देखिए एक और डायग्राम बना देता हूँ। ये चला जाएगा 5√2, नीचे आ जाएगा 1 और इधर चला जाएगा 3 मीटर। ठीक है, सब एक पॉइंट पे आ सकते हैं। अब देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर है, बट हम 2 ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं इसका कंपोनेंट निकाला जाए। ये एंगल दिया हुआ है 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, है ना। तो ये कंपोनेंट बना के बनाया गया है। देखिए ऑन एक्स एक्सिस, तो 5√2 का एक्स में क्या हो जाएगा, 5√2 cos थीटा प्लस 1 पहले से है तो 6 आ जाएगा। वाई में हो जाएगा 5√2 sin 45 प्लस 3 पहले से है तो 8 हो जाएगा, है ना। हालांकि आप कब आपको अच्छा से आएगा, जब आपको कंपोनेंट आता होगा। पहले दिया हुआ है, बाद में देना चाहिए था क्वेश्चन, कंपोनेंट के बाद पहले दिया हुआ है, चलेगा कोई बात नहीं। अब देखिए दो वेक्टर है 6 और 8, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 कितना होता है, तो cos 90 हो जाता है 0, यानी वो थर्ड पार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो आ जाएगा 10 मीटर, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, y/x tan थीटा, यानी 8/6 4/3। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स सिमिलर होता है, कुछ खास नहीं है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मैं सिर्फ फार्मूला दिखाता हूँ। फार्मूला में जहाँ पे +2ab cos थीटा होता है, वहाँ पे -2ab cos थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन में a sin थीटा तो ऊपर ठीक है, b - a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेम सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व मतलब ब्रेक करना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर होगा तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज द अपोजिट टू वेक्टर्स एडिशन। जिस तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं उसका ये अपोजिट है, वेक्टर को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, 2D का नहीं दिया है, डायरेक्ट 3D दे दिया है। हाँ दिया है इधर। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो देखते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी लगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हालांकि हम इसका कंपोनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट मतलब उसका एक पार्ट को निकालना, है ना। When the vectors is splitting into the components,
which are at right angle to each other, then the components are called rectangular or orthogonal component of that vector, है ना। एक दूसरे एक वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों वेक्टर जो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर है दिया हुआ है ना, और ये दिस इज द एंगल दिया हुआ है ना। एक ही एंगल लेते हैं, मान लेते हैं कि थीटा है, थोड़ा हट के बनाएंगे, है ना। ये एक ही एंगल है, तो आर का एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा। कौन सा कंपोनेंट, तो मैं आपको इधर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप देखिएगा थोड़ा अच्छे से। ये थीटा है, ये आर है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। तभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, तो आर साइन आर कॉस थीटा, है ना। और वाई क्या हो गया था, तो आर साइन थीटा, है ना। तो नीचे हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। और आप जानते होंगे वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन यहाँ पे, तो ये दिखेगा यहाँ पे हमें आर साइन थीटा, है ना। ठीक है, और वहाँ से अगर हम tan अल्फ़ा निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम tan अल्फ़ा निकालेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, तो y क्या हो जाएगा r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, और r साइन थीटा जो है y में है, तो r y बाई क्या हो जाएगा r x, है ना। देखिए r साइन थीटा क्या है r x है, और r कॉस थीटा क्या है r x है, और r साइन थीटा क्या है r y है ना। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। और ये वो 2D में था, ये 3D में है ना। मैं आपको थोड़ा सा और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूँ इसका। थोड़ा सा समझ जाएंगे आप अच्छे से। देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छा समझाता हूँ। ये इस तरह से है आर और ये थीटा, है ना। तो यहाँ से आप 90 डिग्री डाल देंगे, तो ये क्या हो गया था आर कॉस थीटा, और ये हो गया था आर साइन थीटा, है ना। तो ये जो है वाई, ये एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो आर वाई क्या हो गया आर साइन थीटा, और आर एक्स क्या हो गया, तो आर कॉस थीटा, है ना। हम्म हम्म, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं टेन थीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा बोलिए, आर वाई बाई आर एक्स, है ना। देखा, कुछ खास नहीं है, ये आर वाई है और ये आर एक्स है। तो ये लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। एक वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं ना। जब इस दोनों वेक्टर को फिर से आप ऐड करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं ये आपका 3D में है ना, इसको बोलते हैं कोसाइन। नाम दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है। इसका एक और नाम है, नाम नहीं दिया हुआ है। 3D को बोलते हैं कोसाइन फैक्टर, या कुछ तो एक नाम है ना। बुक में आपको मिल जाएगा, दूसरा बुक में। ठीक है, तो एक वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है आर, है ना। और आर जो है आर एक्स है, आर वाई है और आर जेड है, यानी आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप। हम 3D में लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा और गामा का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे कॉस यूज करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आर एक्स बाई आर, कॉस बीटा क्या हो जाएगा आर वाई बाई आर, और कॉस गामा हो जाएगा आर जेड बाई आर, है ना। कोसाइन फैक्टर या कुछ तो इसका नाम है एक, है ना, बुक में रहता है, आप देख लीजिएगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड अ वेक्टर इज गिवन दिस मच, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड द एंगल मेड बाय विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, यूनिट वेक्टर निकालना आसान है। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी आप निकाल सकते हैं, कुछ खास नहीं है ना। चलिए, रिजॉल्व द वेट 10 न्यूटन इन विच
टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप इंक्लाइन 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक वेट है जिसका 10 न्यूटन है ना, तो 10 न्यूटन सीधा लगेगा अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये 30, ध्यान से देखिए, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 60 और ये दोनों 90 है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 30। इस वेट का इधर एक कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ, डब्लू कॉस थीटा, और इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर होगा, आप जस्ट देखे थे कंपोनेंट डब्लू साइन 30, है ना। तो पैरेलल वाला हो जाएगा डब्लू साइन 30 और परपेंडिकुलर हो जाएगा डब्लू कॉस 30, है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसान होता है, कुछ खास नहीं होता है। रिजॉल्व द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली फोर्स 8 न्यूटन विच मेक्स एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप इसका निकाल सकते हैं, थीटा के साथ हमेशा कॉस होगा और कॉस पे जो होगा साइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, थीटा के साथ जो रिजॉल्व करना है वो हमेशा कॉस में आएगा और कॉस पे साइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। देखिए यहाँ पे कितना फोर्स है, 1 2 और 3 फोर्स है, और इधर भी 4 फोर्स है। तब अभी तक हम लोग रिजल्टेंट 2 फोर्स का निकालना सीखे थे, बट यहाँ पे कितना है 4 है, तो हमें 3 बार ऐड करना होगा, वो नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, तो सबका कंपोनेंट निकाल देंगे एक्स में और वाई में, और नेट फोर्स हमें कितना मिलेगा, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ डाटा है उसको याद रखना है। साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 4/5। उस तरह से साइन 53 4/5 और सॉरी हाँ, और कॉस 53 3/5। ये डाटा आपको हमेशा के लिए याद रखना है, मैक्सिमम प्लेस में हम यूज करेंगे। फिर से सुन लीजिए, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 4/5 और कॉस 53 3/5। 10 भी निकाला जा सकते हैं यहाँ से, उसका भी यूज नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दो जो वेक्टर है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, तो उसका हम कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ, कंपोनेंट है ना। ध्यान से लिखिएगा, मैं एक्स में लिख देता हूँ। तो एक्स में जो नेट फोर्स होगा उसको लिखते हैं, 8 न्यूटन पहले से है। ठीक है, तो 8 i के प्लस, देखिए 5 का थीटा के साथ हमेशा कॉस होता है, आपको बोला था, तो 5 कॉस 37। ठीक है, ये देखिए इसका डायरेक्शन नेगेटिव में है, यानी कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, तो नेगेटिव देना पड़ेगा। 10 थीटा के साथ हमेशा कॉस होता है, कॉस 53, है ना, ए भी आई कैप, ए भी आई कैप, और एक्स में कुछ नहीं है तो इसको लिख दीजिए 8 5 कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, देखिए कॉस 37 होता है 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 4, और कॉस 53 कितना होता है, तो 3/5, तो 5 से कटेगा 2, 2 से 6, तो -6। ये डायरेक्शन है आई कैप। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4, तो 6 आई कैप, है ना, यानी एक्स में नेट फोर्स कितना आ जाएगा 6 आई कैप, है ना। देखिए ये लोग भी निकाले होंगे, तो देखिए एक्स में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम वाई में भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं इधर आपको वाई में लिख के दिखाता हूँ। तो वाई में देखिए नीचे 3 है, तो इसको हम -3 से लिखेंगे, इसका ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा +5, थीटा के साथ कॉस, और कॉस पे साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो साइन 37 प्लस इसका भी ऊपर ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 10, और साइन लगाना पड़ेगा साइन 53, तो -3 + 5 कॉस साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 से 5 कट जाएगा 3 बचेगा, और देखिए साइन 53 कितना होता है, तो 4/5, 5 से 10 कटेगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन था जे कैप। तो वाई में कितना आ जाएगा 8, और एक्स में कितना आ जाएगा 6, यानी ये कितना फोर्स था, तो 4 फोर्स था, वो चारों फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक्स में और दूसरा किस में वाई में। एक्स में था हमारा 6 न्यूटन और वाई में आ गया 8 न्यूटन। अब देखिए दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 × cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये बचा 2 ही पार्ट, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें
रिजल्टेंट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ गया, 10 न्यूटन, है ना। अब उसका हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन हो जाएगा y/x, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बोला गया फाइंड द एंगल दैट वेक्टर दिस मेक्स विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखिए ये x है, ये y है, तो हम cos यूज करेंगे, ए वाई बाई क्या हो जाएगा, ए वाई में कितना है, 3 है, 3 मॉड ऑफ दैट वेक्टर, जो कोसाइन वेक्टर हम पढ़े थे अभी, है ना, 3D का ये वाला पार्ट का क्वेश्चन है वो, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। चलो, ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगला वीडियो लेट हो जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका टेल पार्ट हमेशा कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, है ना। और इसको इस फॉर्मेट लिखा जाता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। याद रखिए, ऐसा वेक्टर जिसका टेल पार्ट हमेशा ओरिजिन पे होगा, ऑल दोज वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर, और इसका ये फॉर्मेट है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर। किसी भी दो पोजीशन वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए कि एक और वेक्टर है जो कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, याद रहेगा। चलिए, इस तरह से लिखा जाता है ना। देखिए ये फॉर्मेट है लिखने का, और हमेशा आप क्या लिखेंगे, तो हमेशा आप लिखेंगे किधर गया, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल, दोनों का डिफरेंस रहता है। अब देखिए बोला गया कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, ये जो पॉइंट दिया हुआ है पोजीशन का दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए 1 जो है x में है, 2 y में है और 3 z में है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिख के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए मैं एक दो और एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो डिस्प्लेसमेंट का। देखिएगा अच्छा से, ये y है, ये x है, एक वेक्टर है a, है ना, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है b, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, a से b जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी, ए पे टेल है और बी पे हेड गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये लाइन चला, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से गया, और ये डायरेक्ट पाथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन के फॉर्मेट से, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। यानी ए बी वेक्टर जो है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना। सोचो थोड़ा उल्टा केस होता, उल्टा केस मतलब हम उल्टा लेते हैं, ये y, ये x, ये फिर से b है, और ये फिर से a है। अब की बार उल्टा ले चल रहे हैं, अब क्या लिखेंगे बोलो, b a, b पे टेल है और a पे हेड है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस बोलो बी ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, दिख रहा है तुम्हें डायरेक्ट, है ना, वेक्टर एडिशन से b प्लस ए बी, सॉरी बी प्लस बी ए चलने से हमें डायरेक्ट ए मिल रहा है, ए पाथ, है ना। यानी यहाँ से हम बी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी लिखोगे इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो लास्ट में होगा उसको पहले लिखना है और जो पहले होगा उसको लास्ट में लिखना है। देखिए बी ए है तो ए पहले आ जाएगा और बी लास्ट में आ जाएगा, ये फॉर्मेट है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखा पी क्यू वेक्टर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, है ना।
याद रहेगा, सिंपल फॉर्मेट है, आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका। चलिए आपका ये दूसरा असाइनमेंट है, चेक पॉइंट 2.2 है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11, इधर 11 और इधर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, टोटल 20 क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके सॉल्व करके फिर भेजिएगा हमें, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो तरह का प्रोडक्शन होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। The scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude with cosine of the angle between them, है ना। देखिए a डॉट b को लिखा जाता है, एरो दिया हुआ है, ए बी कॉस थीटा, है ना, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर a एंड b। याद रहेगा, जब दो वेक्टर किसी भी एंगल थीटा से इंक्लाइंड रहेगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा में डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ओनली हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है। याद रहेगा, जिस तरह से जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। बोला गया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज रीड बाय ए डॉट बी। ए डॉट बी से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कुछ पॉइंट्स है, देखिए क्या है, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना, या इसको लिख सकते हैं ए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये कैसे लिखा गया देखिए, तो यहाँ से देखते हैं ये b है, b का नीचे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट क्या हो जाएगा b cos थीटा, तो ही लिखा हुआ है देखिए। a और b cos थीटा क्या है, तो b cos थीटा जो है कंपोनेंट है ऑफ b अलोंग a, है ना, द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, और इसको हम b a cos थीटा लिख सकते हैं, तो a जो हो जाएगा इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, a cos थीटा, है ना, तो ये लिखा हुआ है b इंटू कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए i डॉट आई, तो i डॉट आई को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, आई मॉड कॉस थीटा, और i और i के बीच का एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, i का मॉड 1 और i का मॉड 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, है ना, यानी i डॉट आई जे डॉट जे और k डॉट के कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। अच्छा i डॉट जे कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 और cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी i डॉट जे जे डॉट के या i डॉट के हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप डॉट a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आई a1 आई के साथ ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बट आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0 हो जाएगा, यानी आई डॉट आई ही बचेगा a1 a2। b के साथ तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जे डॉट जे रहेगा, आई और के 0 हो जाएगा, यानी b1 b2 रह पाएगा और सब 0 हो जाएगा। उस तरह से c1 में भी सिर्फ c2 रहेगा और सब 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है। यानी ए डॉट बी क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी बाई ए बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ठीक है। चलो, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, एंगल 0 होगा, cos 0 1 होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ना। फिर उसके बाद एक टर्म है जो बहुत बार आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन सम अदर वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आ चुके हैं। देखिए कुछ खास नहीं है, ए का जो प्रोजेक्शन होगा बी के ऊपर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, या जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, उतना ही है। अब इसको लिखने का तरीका अलग है। देखिए ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ए बी बाई ए डॉट बी बाई ए बी है ना। यहाँ से लिखा गया है ए डॉट बी बाई ए बी है ना, और ये जो ए बी है वो तो मैग्नीट्यूड है, तो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए डॉट बी बाई बी। दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई बी। ठीक है, उस तरह से अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी बाई ए। जिसके एलोंग पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एलोंग जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और दूसरा है एलोंग सी। सी दिया हुआ है दिस मच, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से हमें ये वेक्टर मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस एलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स में कितना है, तो 3 है ना, तो डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे। यहाँ हम कंपोनेंट भी कर सकते हैं बट डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फिर बोला है सी, तो सी के अलाउंग क्या हो जाएगा, तो देखिए हम इसको ना ए प्लस बी को आर से लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर डॉट सी बाई सी, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे है ना, आई के साथ आई और जे के साथ जे, और सब 0 हो जाएगा। 3 - 2 बाई सी का मैग्नीट्यूड 1/√2 है ना। चलो फिर बोला गया वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द बॉडी, एफ डॉट डी लिखते हैं व्हेन डी इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन अंडर द फोर्स दिस मच, अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर दिस टू पोजीशन वेक्टर दिस है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा, तो r2 - r1 कर देंगे, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और वर्क डन आ जाएगा। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के जो है 0 हो जाएगा है ना। बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए बी, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट देखिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ आई, क्योंकि आई और के साथ 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से ए डॉट बी निकल गया 3, ए का मैग्नीट्यूड आ गया √6 और बी का मैग्नीट्यूड आ गया √2, उसको हम पुट करेंगे, वहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, बोला गया है कि प्रूव दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स दोनों वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, है ना। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस ऑन दिस है ना। हमें कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट आपको निकालने आता है ना। स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट हम स्केलर में ही देखेंगे है ना। चलो देखते हैं। चलो देखो वेक्टर कंपोनेंट का फार्मूला आप देख चुके हैं ऊपर, किधर गया, ये देखिए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है इनटू यूनिट वेक्टर है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा है ना। कंपोनेंट निकालने तो आता है ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, बी है ना, और बी का मॉड √3 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 4 + 3 + 4 + 5 है ना। ये सिंपल से है स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट में हमें क्या करना है, तो ये फार्मूला यूज करना है, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट वेक्टर है ना। तो ए डॉट बी करेंगे तो देखिए बी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर ये रहा आपका बी का, ठीक है।
दैट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना, उसके साथ हम डॉट कर देंगे, ठीक है। और देखिए तो इसका जो डॉट है 4√3 यहाँ से आ चुका है, उसके साथ बी यूनिट वेक्टर हम अप्लाई कर देंगे जो डायरेक्शन देगा हमें, है ना। तो √3 से √3 कट जाएगा, 4i कैप 4j कैप 4k कैप आंसर आ जाएगा, है ना। चलो तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी हमें ए डॉट बी बाई बी लिखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से कुछ खास नहीं है, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। एक ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन कौन देगा, एन कैप। और बोला गया कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच हैव डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसका जो डायरेक्शन है ना, याद रहेगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, तभी हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यहाँ पे तो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, आप अगर जानते होंगे तो इसको अच्छा से यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेक्टर्स, जो वेक्टर प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी को हम एक बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, हमें माइनस दिखाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन जब ऊपर था, अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो इसलिए हमें माइनस शो करना पड़ेगा, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर 0, अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है और साइन 0 0 हो जाता है ना। इस तरह से आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0 होता है ना। यहाँ पे आई क्रॉस जे हो जाए, आई क्रॉस जे जो होगा वो के होगा, कैसे होगा आपको मैं दिखाता हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। कैसे, मैं लिख के दिखाता हूँ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, साइन 90 और एन कैप, है ना। ये 1 और ये भी 1, तो बचा क्या, एन कैप। बोला गया एन कैप जो है परपेंडिकुलर है आई और जे पे, तो आई और जे पे कौन परपेंडिकुलर होगा, तो के, है ना। तो के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है, माइनस के कैसे कब होगा, जब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस के होगा, है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एक राइट हैंड थंब रूल है और दूसरा रूल देखिए क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, ठीक है, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए उल्टा चलेंगे तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा, है ना, याद रहेगा आपको। अगर आप सीधा चलेंगे जिस तरह से एरो है तो पॉजिटिव में मिलेगा, आई क्रॉस जे के मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे तो अगर के क्रॉस जे चल रहे हैं तो माइनस आई मिलेगा, जे क्रॉस आई चल रहे हैं तो माइनस के मिलेगा। कोई बोलेगा अच्छा अगर मैं माइनस आई क्रॉस जे लिखूंगा तो क्या होगा, तो माइनस को भूल जाइए, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, और एक माइनस है तो लगा दीजिए। अगर कोई बोलेगा अच्छा उल्टा चलते हैं या माइनस दोनों में लगा देते हैं, माइनस आई क्रॉस माइनस जे, तो माइनस को भूल जाइए, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, और ये माइनस माइनस खुद क्या हो जाएगा, प्लस, तो के कैप ही होगा, है ना। याद रहेगा आपको, सिंपल सा है, डरना नहीं है, उसको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना। उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज करके हम उसका मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड क्या है, हालांकि इसका हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बट ये इजी मेथड है टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, है ना। ए क्रॉस बी है तो हम पहले ए का लिखेंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, और फिर बी है तो नीचे लिखेंगे A2 B2 और C2, आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, ठीक है।
और उसका लिखने का तरीका नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, मैं ही लिख देता हूँ। देखिए कैसे लिखा जाता है। तो आप पहले आई कैप लिख देंगे, है ना। और आई कैप जब ही लिखेंगे इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है उसको क्लोज कर दीजिए, और जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये हो जाएगा B1 C2 फिर माइनस B2 C1, ठीक है। एक क्लोज कर दीजिए, माइनस सेकेंड का लिखेंगे जे कैप। जब ही आप जे कैप लिखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को पूरा बंद कर दीजिए। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो A1 C2, तो A1 C2 है ना, माइनस A2 C1 फिर प्लस लिखेंगे, मिडिल में जे में माइनस लिखेंगे और सब में प्लस ही लिखेंगे। के कैप इसको बंद कीजिए तो क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो जब भी आंसर आएगा आपको वेक्टर फॉर्म में आएगा, फिर वेक्टर फॉर्म को आप मॉड लगाएंगे तो वहाँ से उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, आप करेंगे आप बना पाएंगे। फिर देखिए कुछ कुछ रूल है, थोड़ा पढ़ते जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। It may be noted that the scalar component of the first vector A occupy the middle row and the determinant unit vector perpendicular to A as well as B is given by this much, A cross B by magnitude of A cross B, ठीक है। If A B C are the co-planar then, अगर वो एक ही प्लेन में लाई करता होगा देन लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। एंगल बिटवीन A प्लस B एंड A क्रॉस B इज 90. Two vectors can be shown parallel to one another if the coefficient of ijk of the both vectors bear the constant ratio, है ना। कांस्टेंट रेशियो होगा तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर हैं पैरेलल है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज 0 फॉर इंस्टेंट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है और साइन 0 0 होता है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय द वेक्टर ए एंड बी इज 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है। इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, यानी आपको जानना होगा कि जो एरिया होता है कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे एरिया के बारे में, जब आप 12th में जाएंगे वहाँ पे यूज करेंगे कि जो एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। बट अभी हम लोग जो पढ़ते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ते हैं। टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कैलकुलेशन किया गया है, टॉर्क निकाला गया है आर क्रॉस एफ। पहले आर लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे और देखिए है ना, कैलकुलेशन जो अभी किए थे उस तरह से पुट करना है, आंसर आ जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस फार्मूला देखे थे, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वहाँ से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा स्पीड जाएंगे, चलो कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आता है, आप कर लीजिएगा, है ना। एरिया और आएगा। चलिए तो ये हमारा चेक पॉइंट 2.3 है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कर लीजिएगा। और ये जो पेज है थोड़ा उल्टा है ना, तो आप वीडियो को थोड़ा सा घुमा के देखिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 15 क्वेश्चन है। थोड़ा घुमा के देखेंगे तो आपको सीधा वीडियो दिखेगा, सीधा पिक्चर दिखेगा, है ना। चलिए ये था हमारा चैप्टर वेक्टर्स, चैप्टर का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको तो पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ पार्ट दिखा दे रहा हूँ आपको, इसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये पहला पेज है, ये आपका देखिएगा। ये दूसरा पेज है एक्सरसाइज का, 36 क्वेश्चन हो गया अभी तक। मैं आपको 50 तक दिखा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो अप टू 50 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ भी डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करेंगे, आपको पढ़ना होगा,
जब आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो लेक्चर से, ठीक है। चलो, हाँ थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है, 1 घंटा 29 मिनट हो गया है। इसको हम 30 करके बंद कर देंगे, ठीक है। तो चलो।